सर लिख दिया। हो गया बच्चा? सर हो गया। तो पहला था बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, और देखो बेटा दूसरा हमारा फोर्स हुआ, दूसरा फंडामेंटल फोर्स क्या गया? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना बेटा। तो देख बेटा इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों कंबाइन हो गया, है ना। ध्यान रहे इस बात का फिर कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही प्रॉपर्टी चार्ज की ही प्रॉपर्टी है बच्चा, ठीक है। तो देखो ये फोर्स क्या है, तो कहोगे ये फोर्स हमारा चार्ज इंटरैक्शन है ना बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो आपस में फोर्स लगता है उसे हम चार्ज इंटरैक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे बच्चा, ठीक है। इस फोर्स में खास बात क्या है बेटा कि ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है ना। अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा बताओ, बोलो बोलो। अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन होगा, सेम चार्जेस में रिपल्शन। बिल्कुल सही। अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन और सिमिलर चार्जेस में रिपल्सन, है ना बेटा। सिमिलर का मतलब क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल सही, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है बच्चा, है ना। ये जो हमारा फोर्स होता है बेटा, जैसे मान लो ये चार्ज बोलूं Q1, ये बोलूं मैं चार्ज Q2, है ना। चार्ज Q1 बोलूं चार्ज Q2 बोलूं, है ना बेटा। तो इसमें हमारा रिपल्सन, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा ना बेटा, ठीक है। ये एक्शन फोर्स बेटा, तो ये रिएक्शन फोर्स। ध्यान रहे एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी एक बॉडी पे नहीं होता ना बेटा, दो अलग बॉडीज पे होते हैं, है ना। अगर इसके बीच का डिस्टेंस हमने बेटा R मान लें तो फोर्स क्या होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है बेटा। किसके लिए, इन एयर और वैक्यूम। दूसरा कोई मीडियम होगा तो वैल्यू कुछ और होगा, ठीक है ना बच्चा। अब देख बेटा इसके मुकाबले में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें तो बोलो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कौन सा फोर्स स्ट्रांग है और कौन सा फोर्स वीकर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रांग है। इससे पता लगा तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या दिख रहा है बच्चा? ज्यादा है, सो कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू बहुत ज्यादा है, सही बात कहा। कांस्टेंट की वैल्यू वहां था बेटा 10⁻⁻11, यहाँ हमारा है 10⁻+9। ये दिख ही रहा है बेटा, बहुत स्ट्रांग है ना ये, यस सर। ठीक है। तो कहा जाए दो इलेक्ट्रॉन के बीच में बात करूं अगर तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा ना। यस सर। तो क्या कहेंगे अगले पॉइंट में, फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना बेटा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर, है ना बेटा, और प्रोटॉन पेयर, है ना बेटा। इन सब में, इन सारे फंडामेंटल्स पार्टिकल में एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा बेटा, बहुत बड़ा होगा, है ना। बहुत बड़ा किससे होगा, एफ ग्रेविटेशनल से, समझे बच्चा। अब देखो हमारा तीसरा फोर्स है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमें क्यों एज्यूम करना पड़ा, सोचो। तो कहोगे न्यूक्लियस के अंदर बेटा सिर्फ पॉजिटिव होते हैं चार्जेस ना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता होता है। तो मान ले अगर कोई हीलियम का न्यूक्लियस है बच्चा, तो हीलियम के न्यूक्लियस में कितना एटॉमिक नंबर है बेटा बोलो, 2 और कितना मास नंबर, 4 क्या मतलब कितने प्रोटॉन है अंदर, 2 protons 2 neutrons। 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन उठता है ना बच्चा कि न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन साथ साथ कैसे रहते हैं, उसमें रिपल्सन क्यों नहीं होता, उठता है ना क्वेश्चन, है ना बच्चा। यस सर। फैक्ट है कि रिपल्सन होता है,
ये बिल्कुल फैक्ट है बेटा कि रिपल्सन होता है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी वो दूर नहीं जाते। तो कहेंगे अगर उसमें चार्जेस हैं बेटा तो अट्रैक्शन रिपल्सन तो हो ही रहा होगा पक्का, है ना, और चूंकि मास भी उसमें है तो अट्रैक्शन भी हो रहा होगा, है ना। लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रिपल्सन को संभाल सकता है बच्चा? नो सर, नो क्यों? सर, बहुत कम है मैग्नीट्यूड उसका। बहुत कम है। बहुत कम मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल सही बात, नहीं संभाल सकता, है ना बेटा। इसलिए लोगों को मानना पड़ा कि जरूर उसके अंदर कोई और फोर्स भी होता है ना, उसके अंदर कोई और फोर्स भी होता है, ये लोगों को मानना पड़ा, ठीक है बेटा। और कहाँ काम करता है ये काम करता है बेटा विद इन न्यूक्लियस। कोई भी चीज, कोई भी फोर्स का बेटा, कोई भी फोर्स का डिस्कवरी कैसे हुआ? जब लोगों के पास जो प्रीवियस नॉलेज है बेटा, उस प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर किसी इवेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं बेटा, तो हमें एक्स्ट्रा साइंस की जरूरत पड़ती है। बोलो बच्चा, हमेशा ऐसे ही होता है ना, है कि नहीं? तो मान लो अगर मुझे दो ही फोर्स के बारे में पता है, कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर, सॉरी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और कोई फोर्स पता ही नहीं बेटा, है ना। तो हमें सोचा कि अगर हम किसी न्यूक्लियस की बात करें, अगर किसी हम हीलियम के न्यूक्लियस की बात करें बेटा, तो क्या कहेंगे? उसके अंदर 2 प्रोटॉन है बेटा, बोलो 2 प्रोटॉन हो गए, है ना, और 2 न्यूट्रॉन हो गए, बोलो ऐसा ऐसा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन बेटा कोई चार्ज नहीं, है ना, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज तो है ना बेटा। ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा ना बेटा, फोर्स एफ से, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल कर रहा होगा, है ना। और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन भी है बच्चा। तो कहोगे देखो इसे मास अगर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन भी होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो ये तो बिल्कुल दिख रहा है बेटा कि इन तीनों ग्रेविटेशनल फोर्स का पीछे आएगा रिजल्टेंट, है ना। लेकिन हमें नहीं मान सकते कि ये इसको बैलेंस कर लेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर फोर्स है वापस बच्चा। बता दीजिए, फिर से बता दीजिए। एक बार वापस रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा बच्चा, इलेक्ट्रिक फोर्स समझ गया? स्टार्टिंग से बता दीजिए स्टार्टिंग मतलब कहाँ से? यहाँ से, सर, यहीं से सर, यहीं से। यही से ना। हाँ बेटा देखो, डार्क लाइन जो मैंने बनाया ना, डार्क डॉट, वो प्रोटॉन्स है मेरे, और जो ब्लैंक डॉट्स हैं वो क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। हीलियम का ये न्यूक्लियस है बच्चा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो दोनों प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा ना बेटा, ठीक है। और इन दोनों में मास की वजह से अट्रैक्शन, यहां मास की वजह से अट्रैक्शन, यहां मास की वजह से अट्रैक्शन। तो ये तो अकेला इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन ये तीनों ग्रेविटेशनल फोर्स हैं। बोलो बेटा, तो इन तीनों ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट किधर आएगा? उसके पीछे बीच में आएगा ना बेटा, बीच में इधर ही आएगा ना। इसका हो जाएगा ना अपोजिट। यस सर। तो क्या कैंसिल करने के लिए सिर्फ अपोजिट होना ही काफी है? नो सर, नो सर, लाइक मैं- सर सर इक्वल इक्वल भी होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। लेकिन अब बताइए देख कर क्या लगता है तुम्हें इक्वल हो पाएगा? नो सर, इसका मतलब सर। ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर पाएगा क्या? नो सर। नो सर। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि बैलेंस्ड है वो। यस सर। न्यूक्लियस sir. एग्जिस्ट करता है ना बच्चा। यस सर, तो लोगों को समझ में आया कि हम जो सोचते हैं कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसके अलावा भी कोई फोर्स है ना। और वो फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है बच्चा। कहाँ काम करेगा ये? विद इन Within न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियर, विद इन न्यूक्लियर रेंज। न्यूक्लियर रेंज का मतलब जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना बेटा, उस साइज का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस पे काम करेगा। दूरी बहुत ज्यादा होगी तो ये फोर्स बहुत कमजोर हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम स्ट्रॉन्ग क्यों रखा गया? इसका नाम स्ट्रॉन्ग रखा गया इसलिए क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स जो हुआ एफ न्यूक्लियर, है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत बड़ा है, ठीक है। कब? इन न्यूक्लियर रेंज, है ना बेटा। न्यूक्लियर रेंज में क्या है? ये फोर्स बहुत बड़ा है, समझा बेटा, है ना। और ये वाला फोर्स जो होता है बेटा, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही माना जाता है, हमेशा अट्रैक्टिव माना जाता है। मतलब 2 न्यूट्रॉन के बीच में हो या 2 प्रोटॉन के बीच में हो,
है ना बेटा, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हो, हमेशा कैसा माना जाएगा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव माना जाएगा, है ना बेटा। ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा? ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है? नो सर। नो सर। नहीं ना, इसलिए ये मानो कि इसका मास से कोई संबंध नहीं है ना बेटा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है ना, इसलिए इसका चार्ज से भी कोई संबंध नहीं है ना। मास और चार्ज से कोई मतलब ही नहीं इसको, समझे बच्चा? ठीक है, हमेशा कैसा होगा ये? अट्रैक्टिव होगा। और कहाँ काम करेगा? न्यूक्लियर रेंज। न्यूक्लियर रेंज। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर। है ना बच्चा। तो मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स में पार्टिसिपेट करेगा बेटा? नो सर। नो सर। क्यों? सर नो वो तो बाहर है न्यूक्लियस के ना, रिवॉल्व तो करता है वो। न्यूक्लियस के बाहर तो नहीं हो सकता बच्चा, कभी नहीं हो सकता, है ना बेटा। यस अब सर। देखो, ये भी हमारा क्या होता है? डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, समझा बेटा। डिस्टेंस जब बढ़ेगा ना, तो ये भी हमारा फोर्स घटेगा, समझा। यस डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो ये वाला फोर्स भी घटेगा। जैसे यहाँ देख रहे हो ना बच्चा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स घटेगा ना बेटा। यस अच्छा बोलो तो, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4। फोर्थ हो जाएगा। 1/4। डिस्टेंस डबल कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4। है ना बेटा। ठीक, अब यहाँ क्या ऐड किया देखो, फास्टर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फास्टर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या समझ में आया मतलब? सर, दूरी उससे डबल किया बेटा, होगा। तो ये हो गया 1/4 ना। लेकिन यहां जब डिस्टेंस डबल करोगे ना, तो 1/4 से ज्यादा घट जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। तो मान लो अगर पूछूं मैं तुमसे कि दो प्रोटॉन ऐसे रखे हुए हैं, एक प्रोटॉन ये और एक प्रोटॉन ये क्या है? फ्री प्रोटॉन। फ्री प्रोटॉन का मतलब, फ्री प्रोटॉन का मतलब उनके पास कोई आउट ऑफ न्यूक्लियस। इक्वेशन नहीं है। आउट ऑफ नहीं। न्यूक्लियस, है ना बच्चा। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा कि नहीं? यस सर बोलो। हाँ। तो करेगा सर, मास है उसके पास। हाँ, मास है तो काम करना ही पड़ेगा। चार्ज भी है ना इसके पास, यस सर, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। यस सर। और ये किसी न्यूक्लियर के मेंबर हो सकते हैं ना? लेकिन है तो नहीं। है तो नहीं, हो सकते हैं ना? यस सर। यस सर। चलो, मैंने लिख दिया एफ न्यूक्लियर भी है ना बेटा। तो बताओ इसमें सबसे स्ट्रांग कौन होगा? एफ। न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। सर एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये न्यूक्लियर नहीं है, अभी क्या है? ये फ्री है। तो तो बताओ फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबसे स्ट्रांग ये और सबसे कमजोर, समझा बेटा। यस सर। जब न्यूक्लियस के बाहर होगा ना, तो ये ग्रेविटेशन से भी कमजोर है। ठीक है, लिख लो इसको, नोट सर कर लो कॉज क्या है सर इसका? इसका बेटा। मतलब अपनी सर यही सर, प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? ये प्रोड्यूस होता है बेटा स्पिन की वजह से, न्यूक्लियर स्पिन की वजह से, है ना। और तुम पूछोगे स्पिन क्या होता है? जिस तरह से एटम में, तुम पढ़े ना हुंस रूल, पढ़े हुंस रूल? हुंस रूल पढ़े हो अभी केमिस्ट्री में पढ़ना ना? है। सर अभी पहुंचे नहीं नहीं वहाँ पढ़े पे। सर। सर अभी अच्छा वहाँ नहीं क्वांटम में पहुंचे। पहुंचे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे जानोगे कि हर इलेक्ट्रॉन का एक होता है स्पिन, प्लस हाफ माइनस हाफ, है ना बेटा। यस जिस सर। तरह यस से सर। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिट में स्पिन होता है बेटा, ऑर्बिटल है ना, हाँ उसे बोलते हैं ऑर्बिटल स्पिन। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स वगैरह, न्यूट्रॉन्स वगैरह, उसके अंदर ऑर्बिटल स्पिन नहीं होता, उसके अंदर होता है एक्सियल स्पिन। यस उस सर। स्पिन पे डिपेंड, रोटेशन रिवॉल्यूशन। उस स्पिन की वजह से होता है जनरेट फोर्स, यस सर, समझा। समझ गया। लिख लो।
नोट कर लिए। कर लिया, ठीक। अब देखो बेटा, जो चौथा हमारा फंडामेंटल फोर्स है, जो चौथा हमारा फंडामेंटल फोर्स है बेटा, उसे कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। हालांकि देखो बेटा, इसके बारे में है ना बहुत ज्यादा हमें नहीं जानना है। वो कट गया थोड़ा सा, यस सर। एक मिनट। तो देख बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स में यही कहोगे कि एक्ट ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, है ना बेटा। रेडियो एक्टिविटी के दौरान ये काम करता है ना, कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है बेटा। और चूंकि इसका नाम क्या है, वीक ना, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कमजोर होता है बेटा, है ना। ठीक है। क्या लिखोगे इसको? वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये हमेशा काम नहीं करता है बेटा, ये सिर्फ रेडियो एक्टिविटी के दौरान ही एक्टिव होगा। ये इलेक्ट्रो वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। लिख लिया सर। सर और कुछ नहीं इसके बारे में? नहीं देख बेटा, इसके बारे में अभी तक किसी को पूरी जानकारी नहीं है ना। हालांकि इतना मैंने बताया उतना ही तो नहीं है, बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है इसके बारे में, लेकिन ये भी कंप्लीटली अब तक डिस्कवर्ड नहीं है ना। तो देख बच्चा, यहाँ पे देखो बेटा, हम लोग अब तो हम लोग जो इस चैप्टर में बात करने हैं बेटा, बात करने वाले हैं, वो किसी बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। 2 kg बॉडी, 4 kg बॉडी, 10 kg बॉडी, है ना बेटा। हम कभी न्यूक्लियस के अंदर इंटर नहीं करेंगे, और अगर न्यूक्लियस के अंदर इंटर नहीं करेंगे बेटा, इसका मतलब हमारे काम का अभी के हालात में सिर्फ 2 ही फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे टोटल कितने फंडामेंटल फोर्सेस? 4, 4। जिसमें से वीक न्यूक्लियर फोर्स अभी हमारे काम का नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे काम का नहीं। न्यूक्लियर। इसका मतलब हमें अपने आम जीवन में जितने सारे फोर्सेस आसपास दिखते हैं बेटा, उन फोर्सेस को इन्हीं 2 में कैटेगराइज करना है बेटा हमें, है ना बेटा। यस सर, यस सर। यस सर। तो कहेंगे देयर आर मेनी अदर फोर्सेस, है ना बेटा, विच आर डिराइव्ड फोर्सेस, जिनको हम फंडामेंटल फोर्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो डिराइव्ड बोलेंगे, है ना बेटा। डिराइव्ड फोर्सेस बोलेंगे, विच आर डिराइव्ड, है ना। मोस्टली ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझा बेटा। अपने जीवन में जितने एक्स्ट्रा फोर्सेस तुम देखते हो ना, वो ज्यादातर फोर्सेस का संबंध किससे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से है। क्योंकि 2 ही फोर्स है बेटा, जो ग्रेविटेशनल नहीं है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, यही हम बोलेंगे हमेशा, है ना। यस सर। समीक्षा यही है बेटा। फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रस्सी का टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सरफेस का नॉर्मल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, स्ट्रेस प्रेशर ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इरेज कर रहा हूं बच्चा। अब चलो आते हैं डिराइव्ड फोर्सेस के ऊपर। सबसे पहले बात करें बेटा हम लोग टेंशन फोर्स इन ए स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, किसी स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स की बात करें। ठीक है बच्चा। तो बता बेटा, रस्सी का जो टेंशन है उसकी बात होने वाली है। अच्छा पहले हम चलो जनरल बात करें बेटा। जैसे मान लो ये एक रॉड है बेटा, ये एक रॉड है, तो देखो तो रॉड के दोनों एंड को ऐसे खींच सकते हैं ना,
ये खींचना क्या हुआ? टेंसाइल फोर्स। क्या बोलोगे इसको? टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स या टेंशन फोर्स। ठीक बच्चा? और देखो इसके दोनों एंड को पकड़ के ऐसे दबा भी सकते हो यस ना सर। बेटा? ये दबाना क्या हुआ? कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स। तो देखो बेटा, जिसमें टेंसाइल फोर्स होगा वो खिंचाव पैदा करेगा, है ना? Yes, और sir. जो कंप्रेसिव फोर्स होगा बेटा वो दबाव पैदा करेगा, दबाव पैदा वो करेगा। धकेलने के काम आएगा, है ना बेटा? समझे बात को? Yes, sir. वो धकेलने के काम में आएगा। जैसे मान लो अगर एक छड़ के सहारे, एक लोहे की एक छड़ के सहारे किसी बॉडी को तुम धकेल रहे हो, है ना बेटा? इसका मतलब क्या कर रहे हो? पुशिंग फोर्स है, वो कंप्रेसिव फोर्स आएगा उसके अंदर, यस सर। है ना बेटा? और किसी छड़ के सहारे किसी बॉडी को खींच रहे हो तो क्या हो रहा है? टेंशन टेंसाइल फोर्स हो रहा है ना बेटा? अब एज्यूम करो कि तुम्हारे घर का दरवाजा बेटा बंद है ना? उस दरवाजे की कुंडी में एक रस्सी बांध दो बेटा और दूसरे एंड को पकड़ लो। अब बताओ क्या रस्सी खींच करके दरवाजे को खोल सकते हैं कि नहीं हम लोग? Yes, sir. यस सर। खोल No, सकते हैं sir. बेटा? नहीं खोल सकता है। पूरा बंद नहीं करना है, सिर्फ अड़ा देना है उस चौखट से, उसको चौखट से अड़ा दो, रस्सी बांध दो और खींचने पे खुलेगा या नहीं? खुलेगा। खुलेगा सर। लेकिन बताओ ये खुला हुआ दरवाजा क्या उसी रस्सी के सहारे बंद हो सकता है? No, sir. नो सर। बंद तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब No, रस्सी sir. जो है बेटा सिर्फ खींचने का काम कर सकती है, धकेलने का काम नहीं कर सकती ना बेटा? Yes, sir. नो पहला सर। पॉइंट क्या हुआ? स्ट्रिंग स्ट्रिंग सस्टेन, स्ट्रिंग सस्टेन टेंसाइल फोर्सेस ओनली, है ना बेटा? ये सिर्फ खींचने वाला फोर्स लगा सकता है। ठीक है बेटा? क्या कहोगे? ये हमेशा पुलिंग फोर्स होगा, ऑलवेज पुलिंग, हर जगह खींचेगा। ठीक है बच्चा? इसका बेसिक नेचर क्या है? इसका बेसिक नेचर ये है बेटा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन से बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन से बनता है, इसलिए, है ना? ये क्या है? हमेशा खिंचाव का फोर्स है, इसमें रिपल्सन का पार्टिसिपेशन नहीं है बच्चा। ठीक है? चलो एज्यूम करो, मान लो सर ये छत के, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कैसे बनता है ये? अभी तुम कौन कौन से फोर्स मान सकते हो? फंडामेंटल में फंडामेंटल में, हाँ फंडामेंटल में किसको लेके आगे बढ़ सकते हैं? सर। रस्सी की बात करें सर तो, एक ग्रेविटेशन, और सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन। दो ही ना? ठीक, लेकिन रस्सी में Yes, टेंशन sir. तो है ना बच्चा? अब बताओ, यस सर। अगर हम स्पेस में चले जाएं, अगर हम स्पेस में चले जाएं बेटा, है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है अब? यस सर। नहीं है ना? नो अब सर। सोचो अगर एक रस्सी No, को sir. ऐसे लें और ऐसे खींचें तो क्या रस्सी टाइट होगी या नहीं होगी? यस सर होगी। होगी टाइट। और रस्सी जो टाइट यस होगी, सर। क्या उसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की आवश्यकता पड़ी? नो सर। नो सर। इसका मतलब ग्रेविटेशनल संबंध नहीं इसका है। नो सर। तो फिर क्या बचा हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बचा ना? यही बचा हमारे पास, ऑप्शन नहीं इसके अलावा हमारे पास तो अब, है सर ना? तो फिर चार्ज का रोल कहाँ आ रहा है इसमें? बेटा दुनिया का हर बॉडी में एटम है ना रे, यस एग्जैक्टली। और हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो फोर्स तो आना ही आना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तुम बच ही नहीं सकते, सर तो इस है ना? केस में कैसे वर्क कर रहे हैं वो? क्या कैसे वर्क कर रहा है? सर वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। बेटा एक एटम से मान लो हाइड्रोजन एटम जानते हो ना? यस सर। यस सर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी जानते हो ना? यस यस सर। नेचर में, Yes, नेचर में sir. क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन एटम? मॉलिक्यूल। एटम क्यों नहीं होता? मॉलिक्यूल। भाई फ्री स्टेट एटम में भी तो एग्जिस्ट एक नहीं करता। प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है ना बेटा, बोलो। दूसरा हाइड्रोजन एटम भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो, है ना? तो क्या कहोगे? इस दोनों Yes, में sir. डाइपोल मोमेंट है बच्चा, और इसी डाइपोल मोमेंट की वजह से ये दोनों आपस में मिल जाता है, समझा?
डाइपोल Yes, समझते sir. हो? डाइपोल का एक मतलब बेटा तरफ एक का। प्लस और माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन। Yes, sir. डाइपोल मतलब एक प्लस और माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन, जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 तो है, जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 तो है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव है। इलेक्ट्रिकली एक्टिव मतलब ये दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, दूसरे का फोर्स महसूस भी कर सकता है, समझा? तो इन दोनों के डाइपोल की वजह से ये दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है बेटा, चिपक जाता है। समझे बात को? अगर Yes, पूछेगा sir. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही क्यों है, भाई H3 मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? बोलो, H3 मॉलिक्यूल भी क्यों नहीं है? पूछो तो कर सकते हो ना बेटा बात। तो कहेंगे इन दोनों का Yes, डाइपोल sir. जो है बेटा, जब आपस में अट्रैक्शन से पास आ गया और दोनों जुड़ गया, है ना बच्चा, तो अब Neutral हो रिजल्टेंट गया। डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। इन दोनों Yes, को sir. मिलने के बाद रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, है ना? इसलिए अब वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव नहीं है, अब किसी और से वो अट्रैक्शन रिपल्सन शो नहीं करेगा। समझा बात ये? Yes, sir. और दिमाग में आता हो कैंसिल कैसे होगा, तो कैंसिल कैसे होगा तब जानोगे जब तुम डाइपोल के बारे में पढ़ोगे, है ना? डाइपोल वगैरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह, ये सब आएगा 12th में, एक चैप्टर ही आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है Yes, ना sir. बच्चा? है? अभी हमें चलना है बेटा एडजस्ट करके, है ना? ये एडजस्ट करो, दिमाग को ऐसे मंजूर करो। अभी हम लोग फिजिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं बेटा, मैकेनिक्स का मतलब हम जीरो नॉलेज के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को। क्योंकि जीरो नॉलेज से एक्सप्लोर कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब हम पीछे वाली बात तो कर सकते हैं, आगे वाली बात नहीं कर सकते ना बेटा, है ना? तो देखो पीछे वाली बात में कहा तुमको 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स चाहिए, जिसमें 2 अभी काम के हैं, ग्रेविटेशनल ये नहीं है, तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, यूं चलो मान करके, है ना? Yes, sir. अब चलो आगे बढ़ो। मान लिया बेटा एक छत के सहारे एक रस्सी से एक ब्लॉक को बांध दिया जाए, है ना बेटा? तो बताओ ये ब्लॉक जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं? Yes, sir. होगा तो होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर छत के सहारे रस्सी है, रस्सी से एक ब्लॉक लटका हुआ है, छत के सहारे रस्सी से एक ब्लॉक लटका हुआ है, तब बताओ ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? है Yes, sir. सर है। है। तो इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0 Zero. जीरो। 0 है। अच्छा ये ब्लॉक नीचे क्यों है, छत से ऊपर की तरफ ब्लॉक क्यों नहीं है? तो ग्रेविटेशनल Gravitational खुद force वर्क वजह कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल सही कहा। कर रहा है। तो अगर हम इस ब्लॉक के बारे में सोचें बच्चा, तो इस ब्लॉक पे कहोगे ना अर्थ इसे अपनी ओर खींच रहा होगा, यस mg फोर्स से खींच रहा होगा। यस सर यस सर। और क्या ये अगर अकेले फोर्स बोला जाए तो क्या ये अभी एक ही फोर्स बोलूं मैं और कोई भी फोर्स ना बोलूं, तो क्या रिजल्टेंट 0 हुआ? नो सर नो सर। तो रिजल्टेंट 0 होने के लिए किधर फोर्स चाहिए? ऊपर ऊपर. अपवर्ड की डायरेक्शन अपवर्ड। और कहोगे ये जो फोर्स है इसके वजह से इक्विलिब्रियम में है ये। यस Yes, sir. यस सर। इसी फोर्स की, सुना फिर से, इसी फोर्स की वजह से ब्लॉक नीचे नहीं गिरा। यस सर और यहाँ तुम कहोगे कि रस्सी के वजह से ब्लॉक नीचे नहीं गिरा। यस सर Yes, sir. यस सर क्या मतलब ये वाला फोर्स इस रस्सी ने लगाया, यस सर टेंशन T, यस है ना बच्चा? और ये बॉडी अगर मूव नहीं किया तो T बराबर mg है। यस सर यस सर। तो बेटा आयुष, Yes, ओझा sir. सुन रहे हो? यस सर बोलो बेटा आयुष, अगर T बराबर mg है तो मैग्नीट्यूड सेम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्शन अपोजिट हुआ। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? नो T सर, और mg एक्शन रिएक्शन एक पेयर है कि No, नहीं? ग्रेविटेशनल sir. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्यों? नेचर अलग है। नेचर डिफरेंट। नेचर अलग है नेचर अलग है। और कोई वजह? सर दोनों दो अलग बॉडी पे लग रहे हैं। सेम बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं बॉडी पे है। और कोई वजह? सेम बॉडी पे। और कोई वजह तो साइमल्टेनियस तो है। भी नहीं हो सकते। अगर रस्सी काट दे तो, रस्सी अगर काट दी जाए तो mg मान लगेगा ना? यस सर यस सर। टेंशन बचेगा क्या? नो सर। No, sir. नो सर नहीं नहीं बचेगा ना? होता है। इसका No, मतलब sir. अभी तो दिख रहा है साइमल्टेनियस, है ना? लेकिन हमेशा साथ नहीं देगा ये, यस सर। यस सर हमेशा ये साथ नहीं देगा।
इसका मतलब ये साइमल्टेनियस ही हो जरूरी नहीं है। तो 3 कारणों की वजह से एक्शन रिएक्शन पेयर ये नहीं है बच्चा। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बात किसकी हुई? ब्लॉक की बात हुई ना बच्चा। अब क्या मान लो जो रस्सी है इसका भी अपना कुछ मास होगा ना बेटा। मैंने कहा Yes, एमएस sir. हमारा रस्सी का मास है। अब सोचते हैं इस रस्सी के बारे में सोचें। तो देखो बेटा रस्सी का ये वाला एंड ब्लॉक के इस वाले एंड से लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था ना? Yes, sir. इस वाले ने इसको ऊपर खींचा, इस वाले एंड ने इस वाले एंड को ऊपर खींचा, तो फिर ये वाला एंड इसको नीचे खींचेगा। न्यूटन का तीसरा नियम बोलो। एक्शन रिएक्शन। Yes, sir. Yes, sir. जितना फोर्स एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाता है दूसरा बॉडी भी उसी पॉइंट पे उतना ही फोर्स लगाता है। ये है ना बेटा? Yes, और sir. चूंकि इसमें कुछ मास भी है बेटा तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। क्या Yes, इन sir. दोनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है बच्चा? इन दोनों No, का sir. रिजल्टेंट 0 है क्या? No, sir. तो रस्सी अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? No, No, sir. sir. No, sir. इसके No, डायग्राम sir. के अनुसार रस्सी गिर नहीं जानी है। चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक यहीं पे रहे और रस्सी यहाँ से गिर जाए? तो जादू हो जाएगा, है ना? फिर ऊपर वॉल से भी तो देखो बेटा, टाइट है। हाँ रस्सी के नीचे कौन टोक लिया गिरने से? तो कहोगे दीवार। छत। Roof. सीलिंग। रूफ ने बेटा सीलिंग। इसका मतलब सीलिंग इस पे ऐसे फोर्स लगाया, सीलिंग जो है यहाँ से ऐसे फोर्स लगाया टी, है ना बेटा? लेकिन अगर मैं ये टी और ये टी बराबर कर दूं तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा, Yes, sir. mg रह जाएगा। इसलिए कुछ अलग करना पड़ेगा। T+mg। मैंने कर दिया उसको टी डैश। और क्या लिखेंगे इक्वेशन? बोलो, सही बोल रहा था अभी तुम। तो t T plus dash is mg is equal equal to to t T dash। plus M2G. T+m2g। Yes, sir. यहाँ तक बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा सीलिंग की बात करें तो कहेंगे देखो सीलिंग का ये वाला क्रॉस वाला पॉइंट इस क्रॉस वाले पॉइंट से लगा हुआ था, है ना? तो कहेंगे सीलिंग का ये वाला पॉइंट रस्सी के इस वाले पॉइंट को ऊपर खींचा। इसके मतलब रस्सी जो है वो सीलिंग के इस वाले पॉइंट को नीचे खींचेगा। बोलो न्यूटन थर्ड लॉ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा? तो ढूंढ के बताओ इस वाले फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर का दूसरा जोड़ा कहाँ है? Sir, string के नीचे. स्ट्रिंग के नीचे दिख नीचे रहा है। वाले बिल्कुल सही part कहा। मतलब ये वाला और ये वाला एक्शन रिएक्शन का पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। और भी कोई एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? Sir, T dash और T dash. तो t dash और t dash वो सीलिंग वाला एक रोप वाला। ये वाला बेटा और ये वाला, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है ना बेटा? अच्छा Yes, बोलो sir. इसका रिएक्शन पेयर कहाँ है? अर्थ के सेंटर पे. अर्थ के ऊपर। सही बोला। ये फोर्स कहाँ होगा? ऑन द अर्थ। ये वाला फोर्स भी कहाँ होगा? रिएक्शन पेयर इसका ऑन द अर्थ अर्थ। में. ठीक है, नोट कर लो। Okay, sir. अच्छा रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ और थोड़ी बात कर ले इसमें। देखते बच्चा इस डायग्राम में देखो बेटा, इस डायग्राम में अच्छा इसके बारे में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा बेटा? इसके बारे में मैंने कोई क्वेश्चन लिखा नहीं। तो t क्या dash कहोगे? इक्वल है ना T सर dash उसके? के बराबर है ना सर? तो t dash तो क्योंकि इक्वल है t plus msg के। इस वाले बॉडी का ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है, छत का ये कंप्लीट डायग्राम है क्या? No, sir. No, sir. छत को तो बेटा और किसी दीवार का या किसी पिलर का सहारा sir. मिल रहा होगा ना ऊपर। Yes, sir. Support. Yes, sir. जब तक हम किसी बॉडी पे सारे फोर्सेस नहीं दिखा दें तब तक कोई भी इक्वेशन हम नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चा? Yes, sir. देखो अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, क्या देख रहे हो बच्चा? कहेंगे इफ स्ट्रिंग, कैसे लिखूं? टेंशन फोर्स रिमेन यूनिफॉर्म
uniform all over a string, all over a string in case of massless string. बोलो बेटा, massless string, रस्सी में अगर मास 0 कर दिया जाए, रस्सी का अगर मास 0 कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा? T dash is equal to T. इसका मतलब टेंशन यहां से लेके यहां तक हर जगह टेंशन होगा, है ना बच्चा? है ना? और देखो बच्चे, एक बात याद रखना कि जब भी तुम कोई टेंशन बनाते हो ना बच्चा, स्ट्रिंग के लिए कोई स्ट्रिंग के बारे में बात करते हो, तो ये बात का ध्यान रखना बेटा, टेंशन जो है ना, ये लाइन प्रॉपर्टी नहीं है, टेंशन पॉइंट प्रॉपर्टी है। टेंशन जो है बच्चा वो पॉइंट प्रॉपर्टी है। जैसे यहां देखा तुमने ना, यस सर। इस पॉइंट में, अच्छा। इस पॉइंट पे एक्शन रिएक्शन पेयर देखो, यहां देखो फोर्स कैसे लगाए हो, पॉइंट टू पॉइंट, यस है सर। ना बच्चा? जैसे कि मान लो कोई पूछे तुमसे कि एक रस्सी को ऐसे बांध दो और यहां से इस रस्सी को ऐसे खींचो, है ना बेटा? ठीक है, फोर्स एफ से खींचो। और एक बोलेगा कि रस्सी को ऐसे पकड़ो, है ना बेटा, और इस रस्सी को यहां से खींचो ऐसे एफ से, और यहां से खींचो ऐसे एफ से। बोलो तो ज्यादा टेंशन कब होगा, केस 1 में या केस 2 में? तो 2 में। सर बराबर ही होगा। तो सेकंड केस 2 में। नहीं बेटा, दोनों में बराबर ही होगा। बराबर होगा सर। यस सर, बराबर होगा। खुद सोचो, आगे तुमने रस्सी को यहाँ क्यों बांधा? अगर रस्सी नहीं बांधोगे इक्विलिब्रियम तो मिलाने के काम लिए। बनेगा क्या? रस्सी भाग जाएगा बेटा, है ना? और यहाँ फोर्स क्यों लगाया? इक्विलिब्रियम के लिए। भाग जाएगा। के लिए। इसका मतलब बेटा, इस रस्सी को बांधना और यहाँ फोर्स लगाना, दोनों का पर्पस सेम है ना? यस सर। यस सर। फिर से टेंशन क्या है बेटा? पॉइंट फंक्शन है ना? तो पॉइंट के बारे में सोचना। कैसे सोचोगे? देखो, क्योंकि देखो इस वाले पॉइंट को मैंने खींचा फोर्स एफ से, और रस्सी खींचेगी पीछे, टेंशन टी से खींचेगी ना? मैंने खींचा फोर्स एफ से और रस्सी खींचेगी पीछे टी से, है ना? कहेंगे देखो Yes, दोनों sir. बराबर है ना बच्चा? समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। अच्छे से समझ समझ सीखो बेटा। लिख लिया सर।
ठीक है बच्चा। लिख लिया सर। ओके बच्चा। देखो बेटा, स्ट्रिंग के बारे में जब भी कभी लिखा हो बेटा आइडियल स्ट्रिंग, है ना, तो आइडियल स्ट्रिंग क्या समझना, आइडियल स्ट्रिंग मींस मासलेस, मासलेस, बिल्कुल सही कहा, है ना, इनएक्सटेंसिबल, एंड इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, बिल्कुल सही कहा, मतलब वो खींचेगा नहीं, है ना बेटा, वो खींच करके लंबा नहीं होगा, है ना बेटा, और उसमें कोई मास भी नहीं होगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करें। सारे स्ट्रिंग्स बेटा आइडियल हैं। सवाल है फाइंड, अच्छा एक मिनट, एक पॉइंट और लिख ही लो, एक पॉइंट और लिख ही लो बच्चा, हालांकि जानते ही तुम लोग हो गए इसको, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना बेटा, एफ बी डी, है ना, एफ बी डी क्या है, एफ बी डी इज फ्री बॉडी डायग्राम इज मेकिंग ए member free from system and showing all the forces acting एक्टिंग ऑन इट, on it। ठीक है बेटा, उस बॉडी पे जितने तरह के फोर्सेस लग रहे हो बच्चा, वो सारे फोर्सेस को दिखा दो। जैसे मान लो किसी बॉडी में कि सिस्टम में 4 मेंबर हो, जैसे कि वहां देखो, जैसे हमारे सिस्टम में कितने मेंबर थे, 3 थे ना बेटा, एक ब्लॉक था, एक स्ट्रिंग था और एक सीलिंग था बच्चा, है ना, ब्लॉक स्ट्रिंग और सीलिंग। हमने क्या किया, ब्लॉक का अलग डायग्राम बनाया, स्ट्रिंग का अलग डायग्राम बनाया, इसका मतलब बेटा हम लोगों ने ब्लॉक का और स्ट्रिंग का एफबीडी बनाया। ठीक है, यस draw FBD and find tension in each case। हर केस में निकालना है तुमको, है ना, सारे के सारे स्ट्रिंग आइडियल है बेटा, आइडियल स्ट्रिंग्स हैं, है ना, आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम है। थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, छूट गया, नहीं दिख रहा ना, ये ऊपर जा रहा है बेटा, और ऊपर जाने का लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलो इन दोनों को बनाओ। ग्रेविटी mg लेना है बेटा, mg, g का वैल्यू 10 पुट करना है हमेशा।
सर ए वाले में दोनों स्ट्रिंग का अलग अलग टेंशन निकलेगा। हाँ बच्चा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तुम सिद्धार्थ का आंसर आया, जतीन का आंसर आया। कौन से पॉइंट का निकालना है बेटा? स्ट्रिंग है ना मासलेस, कहीं का भी निकालो बराबर ही आएगा ना बच्चा। चलो बेटा मैं करता हूं, देखो देखो बच्चा, इस केस में बोलेंगे स्ट्रिंग हमारा बेटा मासलेस है ना। स्ट्रिंग अगर मासलेस है बेटा, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक हर पॉइंट पे टेंशन बराबर रहेगा। मान लिया T1, वैसे ही बोलोगे बेटा यहां से लेकर के एकदम यहां तक हर जगह टेंशन सेम रहेगा बेटा, T2 रहेगा। ठीक है, बात समझे? इसे भी कहोगे बेटा यहां से लेके एकदम यहां तक टेंशन T रहेगा कहीं भी। ठीक है, तो देख बेटा अगर मैं इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक के बारे में अलग अलग सोचूं, तो देखो बेटा 3 किलोग्राम अलग ऊपर बॉडी है बेटा, 2 किलोग्राम नीचे बॉडी है ना। तो कहेंगे 2 kg वाले का बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आएगा 2g, और इस वाले पॉइंट से ऐसे आएगा टेंशन T1, है ना Yes, बेटा। sir. अब देखो यहाँ से जो रस्सी बंधी है वो रस्सी इसको नीचे खींचेगी T1 फोर्स से, है ना। रस्सी जो है दोनों इन खींचेगी ना बेटा, यहाँ से खींचेगी T1 फोर्स से और यहाँ से भी खींचेगी T1 फोर्स से, है ना। और ऊपर हो जाएगा बेटा टेंशन हमारा T2, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा बेटा 3g। तो क्या कहोगे? T2 इक्वल टू T1 प्लस 3g। यहाँ हो जाएगा बेटा T1 इक्वल टू 2g। बात समझ में आई सबको? Yes, देखो बच्चा sir. डायग्राम में टेंशन का डायरेक्शन देखना बच्चा। कहोगे यहाँ पे जो टेंशन हो गया बेटा ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के लिए ऐसा, है ना, और स्ट्रिंग के लिए ऐसा, समझ रहे हो? इस वाले केस में रुक जाओ, शायद दिक्कत तुम लोग को हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर मैं इस ब्लॉक को, इस स्ट्रिंग को, फिर इस ब्लॉक को अलग अलग बनाऊं, है ना बच्चा, तो क्या बोलोगे? यहां से टेंशन ऊपर, यहाँ का टेंशन नीचे, यहाँ से टेंशन ऊपर और यहाँ से टेंशन नीचे, समझे ना बेटा। रस्सी ब्लॉक को ऊपर खींचेगी, ब्लॉक रस्सी को नीचे खींचेगा, रस्सी ब्लॉक को नीचे खींचेगी, ब्लॉक रस्सी को ऊपर खींचेगा। ठीक है, अब चलो दूसरे वाले डायग्राम में। दूसरे वाले के लिए, बी वाले के लिए देखो बच्चा, बी वाले में ब्लॉक, ब्लॉक वाले का ग्रेविटेशनल फोर्स 2g, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा T, ऊपर हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना बेटा। कहा था ना मैंने एक्स और वाई मानना है एक्सिस, मान लिया एक्स और वाई। इसमें क्या है बेटा, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही मानना होता है ना बेटा पॉजिटिव वाई, इधर ही मानेंगे पॉजिटिव वाई ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? T माइनस 2g बराबर 2a। तो टेंशन कितना हो गया बेटा? 26 न्यूटन होगा ना।
ठीक है। सर लिफ्ट ब्लॉक को अट्रैक्ट नहीं करेगी? हाँ बेटा करेगी, बिल्कुल सही बात। तो आगे बोलो, लिफ्ट की वजह तो से सर फोर्स उस काउंट पे नहीं किया है, एक्टिंग बोलना ऑन चाहते हो इट, क्या? ये सर उसको भी इंक्लूड करेंगे, एक्टिंग ऑन इट, वो भी फोर्स हो गया लिफ्ट द्वारा जैसे ब्लॉक मान पर। लो, जैसे मान लो अर्थ है ना बच्चा, अर्थ पे एक 2 किलोग्राम का मास भी रखा है, एक 3 किलोग्राम का भी रखा है ना बच्चा, ठीक। यस तो सर। देखो अर्थ इस पे ही फोर्स लगा रहा होगा, अर्थ इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा, और ये इस पे भी लगा रहा होगा, फोर्स अट्रैक्शन का, है ना? ये नहीं बोलना यस चाहते सर। हो? तो देख बेटा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स में क्या कंपेयर करने के लायक है? नहीं सर, वो ये फोर्स मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा काफी है ना बच्चा। कम हो गया। हाँ। इसमें 3 हो गए बेटा स्ट्रिंग, इसमें रस्सी के 3 सेक्शन हो गए ना, तीनों पे टेंशन निकालना है। हम हर उस पॉइंट का एबीडी बनाते हैं बेटा जिस पॉइंट पे एक से ज्यादा फोर्स हो, जहां 2 फोर्स हो, जहां 2 या 2 से अधिक फोर्स हो, उसका बनाते हैं बेटा एबीडी। श्रेया, जतिन, 2 लोग का आंसर आया अभी। आयुष, अथर्व, अनुज, प्रखर। संस्कार, अश्विन, मेधावी, अनुपम। संस्कार।
देखो बच्चा, सब ट्राई कर लिया तुम लोग? आदित्य, आयुष, सचिन, सर 2 शिवांश, मिनट सर 2 मिनट। 2 minutes ठीक, और करो करो करो। सर डी वाला कैसे है सर, एक बार बताइएगा। डी वाला, डी में 3 रस्सियां हैं बेटा, 3 रस्सियों को आपस में गांठ बांध दिया और मांस लटका दिया नीचे। सर आज होमवर्क डिस्कस करेंगे? होमवर्क क्या दिया था मैंने? सर ऑब्जेक्टिव 1 और 2 HCV का। अच्छा, अब तो टाइम निकल जाए बेटा, कल कर लेते हैं डिस्कस फिर। चलो याद दिलाना पहले मुझे। ओके सब ट्राई ओके कर लिया सर। बच्चा? चलो देखो, सर डी वाले में डाउट है। हाँ बताता हूँ बेटा मैं। देखो देखो बच्चा, सी वाले केस देखा जाए। सी वाले में बेटा ऊपर हमारा बॉडी है 2 किलोग्राम का, उसके नीचे बॉडी है 3 किलोग्राम का, है ना बच्चा? 3 किलोग्राम में नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स 3G, है ना बेटा? यहां से यहां रस्सी का टेंशन T1, ये मान ले बच्चा T2। क्या होगा देखो फिर, कहोगे यहां से हमारा टेंशन ये T1 हो जाएगा बेटा, यहां से ये हो जाएगा टेंशन T1, है ना? यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा बेटा 2G, और यहां से हो जाएगा टेंशन T2, है ना बच्चा? दोनों में देखो बेटा नीचे एक्सीलरेशन है ना, जब दोनों में नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है बच्चा, इसका मतलब क्या करना है हम लोग को? अब हम लोग को बेटा नीचे मानना है पॉजिटिव में बेटा, Yes, नीचे sir. मानना है यस पॉजिटिव। सर। यहाँ देखो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो हो जाएगा बेटा T1 प्लस 2G माइनस T2 इक्वल टू 2A। 2A कितना हो गया? 2 इंटू 2। इसका देखो बच्चा, इसका हो जाएगा 3G माइनस T1 इक्वल टू 3A। 3A का मतलब हो गया 3 इंटू 2, तो कितना आ गया बेटा? T1 इक्वल टू, T1 हो गया बेटा हमारा 30 माइनस 6, ये हो गया बेटा 24 न्यूटन, है ना? और इसमें क्या हो गया बच्चा? T1 पुट कर देंगे तो T2 हो जाएगा हमारा कितना? देखो 40 40 न्यूटन। न्यूटन। ये हो जाएगा 24, सही बोला, ये हो जाएगा बेटा 40 न्यूटन। ठीक है, अब देखो डी वाले केस में, तो देख बच्चा डी वाले केस के लिए इस ब्लॉक की बात करें तो कहेंगे इस ब्लॉक 5 kg के लिए नीचे हो गया बेटा 5G, ऊपर हो गया टेंशन T, है ना बेटा? यहां बनाया मैंने BD। ठीक है बेटा, अब देखो इस वाले का बनाएंगे BD, P वाले पॉइंट का, क्योंकि वहां 3 फोर्स मिल रहा है ना बेटा, 3 फोर्स मिल रहे हैं, तो इस वाले का टेंशन तो मैंने T मान लिया था, इस वाले का टेंशन हमारा है T1 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं बेटा T2, है ना? और देखो बेटा वो वाला पॉइंट मूव नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब यहाँ भी रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो क्या करोगे? ऐसे मान लोगे एक्स एक्सिस, और यू मान लेंगे बेटा हम लोग वाई एक्सिस। ये एंगल 37 है बेटा, तो इसका कंपोनेंट कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा T2 cos 37, और ऊपर हो जाएगा बेटा T2 T2 sin। sin 37। ठीक है बेटा, ये हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो इक्वेशन क्या हो गया? T1 इक्वल टू 5G। इसका बेटा क्या लिखेंगे हम लोग? T2 sin 37 इक्वल टू T, है ना बेटा? और इस तरफ में T1 इक्वल टू, होगा ना, T1 5G थोड़ी। सॉरी T5G होगा,
ठीक है बेटा, सब लोग समझ गए? यस सर। यस सर, निकल जाएगी सारी वैल्यूज। यस सर। यस सर। ठीक, सर थोड़े और क्वेश्चन दे दीजिए किसमें? इसी में सर, इसी में? डी में। हाँ, और प्रैक्टिस करेंगे अभी, मतलब इसमें होमवर्क नहीं दे पाएंगे बेटा, कि जो क्वेश्चन तुम्हारा स्टार्ट है ना, वो नॉर्मल और टेंशन सब मिला के स्टार्ट है। नेक्स्ट क्लास में नॉर्मल करेंगे, उसके बाद देंगे सीट से होमवर्क। ओके सर। ठीक है, तो तुम्हें होमवर्क में थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। होमवर्क में अब करना है क्या, एक्सरसाइज एचसीबी का ही, एचसीबी का एक्सरसाइज में है ना, कर लेना लास्ट 10 क्वेश्चंस, आखिरी के 10 सवाल कर लेना। ठीक है, सर एचसीवी का है? एचसीबी में काइनेमेटिक्स चैप्टर का, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का नाम होगा। एचसीबी के काइनेमेटिक्स चैप्टर का ही, सर ये हाँ, न्यूमेरिकल्स में आखिरी के 10 सवाल। सर वो शीट में से भी दे दीजिए, ये बुक नहीं है। कौन सी दूं? वो तो खत्म हो गया हम लोग का रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन खत्म हो गया ना बच्चा। यस सर। चल बेटा फिर, बाय बच्चा।